तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को जुलाई 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और प्रेजेंट टाइम में यानी कि जुलाई में आपके 4 स्टेट के राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो वे कौन कौन से स्टेट हैं और उनके कौन कौन से राज्यपाल नए बनाए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेट आपका कर्नाटक है और कर्नाटक के राज्यपाल कौन बने हैं? थावरचंद गहलोत। और थावरचंद गहलोत कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके अंडर में है। दूसरा आपका जो राज्यपाल चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है आपके मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। तीसरा नंबर पर जो आपका स्टेट है वो है आपका मिजोरम। मिजोरम के राज्यपाल कौन बने हैं? तो हरिबाबू कंभपति मिजोरम के राज्यपाल बने हैं। फिर चौथा नंबर का आपका स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कौन राज्यपाल बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। तो ये 4 स्टेट के राज्यपाल का बदलाव किया गया है इस जुलाई महीने में। तो इन चारों स्टेट के राज्यपाल का नाम आपको एकदम याद रहना चाहिए और यही इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि जिसके राज्यपाल जिसके CM चेंज किए जाते हैं वही स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ का डांस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सबको याद रखना ही है आपको एट द टाइम, कभी भी किसी समय। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के पहले प्रश्न के राउंड फिगर में जितनी भी बातें थी वो मैं आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो हमारा 2 नंबर प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति ने जुलाई 2021 में उत्तर पश्चिमी तट गगौर में देश के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया है? तो वह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने देश के यानी मिस्र के सबसे बड़े गगौर नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया है। तो यह प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि मिस्र के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? गगौर मिस्र के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे का नाम हो जाएगा। अब यह मिस्र की सरकार ने चेंज किया है, यानी मिस्र के प्रेसिडेंट ने यह उद्घाटन किया है। तो मिस्र के बारे में जान लेते हैं। तो मिस्र की कैपिटल कहाँ है? तो काहिरा मिस्र की कैपिटल है। कहाँ है? काहिरा मिस्र की कैपिटल है। मिस्र की करेंसी क्या है? तो मिस्र पाउंड मिस्र की करेंसी है। मिस्र पाउंड मिस्र की करेंसी है। आपको बता दें कि नौसेना बेस भूमध्य सागर के साथ 10 मिलियन वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है। बेस पर नौसेना की 7 इकाइयाँ, पनडुब्बियाँ और विमान उतरती है और पश्चिमी सामरिक दिशाओं के साथ मिस्र के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी यह गगौर नौसेना अड्डा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर संख्या 3 में। तो प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो चीन 5 जुलाई 2021 को एक नया मौसम उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और यह देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र के सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। FY3E नाम का यह उपग्रह असैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। यह 8 साल तक सेवा देगा। यानी आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि वह कौन सा उपग्रह है जो असैन्य सेवा के लिए सुबह के लिए समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह है। तो यानी कि विश्व का पहला मौसम उपग्रह असैन्य सेवा के लिए सुबह समय के लिए कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? FY3E। और जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? चाइना ने किया है। तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। और बीजिंग का नाम आते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि अगले वर्ष का टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो अगले वर्ष का ओलंपिक आपका बीजिंग में होगा और जिसके साथ बीजिंग दुनिया का पहला ऐसा सिटी बन जाएगा जो कि समर और विंटर दोनों ओलंपिक होस्ट करेगा। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। और चीन के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ली कीqiang चीन के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। चीन की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। तो इस पर से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या हमारा 4 है कि
23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो 6 बार की विश्व चैंपियन विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। तो अब तो यह उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में चुने गए हैं, तो आपके समापन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में कौन चुना गया? उद्घाटन तो आपका कब होगा? इसका 23 जुलाई को होगा। समापन कब होगा? 8 अगस्त को होगा। तो उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में आपकी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह चुनी गई हैं, और आपका जो समापन समारोह है उसके लिए आपके चुने गए हैं कि जो एक पहलवान थे बजरंग पुनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे इस टोक्यो ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक के उद्घाटन समारोह के लिए मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह के लिए बजरंग पुनिया को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है कि किस इंस्टीट्यूट के भारतीय न्यूरो साइंटिस्ट उन व्यक्तियों के दिमाग का नक्शा तैयार करेंगे जो या तो कोविड-19 से उबर चुके हैं या बीमारी के स्पर्शोन्मुख हैं, यानी कि बीमारी से उनका स्पर्श हुआ है, कोविड-19 से स्पर्श हुआ है। तो आपको बताते हैं कि भारतीय न्यूरो साइंटिस्ट उन व्यक्तियों के दिमाग का नक्शा तैयार करेगा जो या तो कोविड-19 से उबर चुके हैं या बीमारी के स्पर्शोन्मुख हैं, मतलब स्पर्श हो चुके हैं। यह निराशा, जुनूनी बाध्यकारी शिथिलता, घबराहट और अभी ज्ञात जन तनाव के बाद की शिथिलता की बढ़ती परिस्थितियों के पीछे के स्पष्टीकरण को समझने के लिए किया जाएगा। और यह जो आपका किया जाएगा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के द्वारा यह माइंड की मैपिंग की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 में। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 है, थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग करने वाले से मिस्टेक हो गई, इसने 2 पेज पे कर दिया। प्रश्न संख्या 6 है कि जुलाई 2021 में निम्न में से किसने फ्लिपकार्ट के ऑर्डर के लिए पे ऑन डिलीवरी सेवा को सक्षम करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? तो आपको बता दें फ़ोनपे ने फ्लिपकार्ट के ऑर्डर के लिए पे ऑन डिलीवरी सेवा को सक्षम करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। फ़ोनपे का गतिशील QR कोड समाधान उन ग्राहकों को डिलीवरी के समय किसी भी UPI ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से भुगतान करने में सक्षम करेगा जिन्होंने पहले कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना था। यह सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत संपर्क को कम करने और ग्राहकों के लिए संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि यदि आपसे आप फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी यानी COD भी लगाएंगे तो भी अगर आप चाहे तो घर पे आते हैं वो डिलीवरी बॉय, तो उनको आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं स्कैनर की मदद से। तो यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पर आपको यह झंझट नहीं होगी कि आपको कैश ही देना है, आप पे भी उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। विश्व जूनोसिस दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व जूनोसिस दिवस 2021 मनाया कब गया? तो कल यानी कि 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस आपका मनाया गया। 6 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। अब दिवस की बात आ गई है तो इंपॉर्टेंट डेज याद करिए। अगर इस जुलाई महीने का सबसे इंपॉर्टेंट डेज है आपका 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या होता है आपका GST डे, डॉक्टर्स डे, CA दिवस, चार्टर अकाउंटेंट डे और बहुत सारे दिवस है। फल दिवस भी मनाया जाता है इसी 1 जुलाई को ही। तो 1 जुलाई आपका इंपॉर्टेंट होता है और इनमें भी इंपॉर्टेंट है आपका GST डेज और आपका डॉक्टर्स दिवस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद करिए। फिर आपका जूनोसिस दिवस आपका 6 जुलाई को मनाया जाता है। और जूनोसिस दिवस मैं क्यों इस प्रश्न को लिया हूँ इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दें कि जूनोसिस दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। यह जूनोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो पशुओं से इंसानों में और बाद में इंसानों से इंसानों में फैलती है और अंत में यह एक महामारी का रूप ले लेती है जैसे कि कोरोना। परंतु कोरोना को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। कोरोना पक्षी यानी चमगादड़ से फैला था, आदमी से फैला था, लेकिन यह जूनोसिस दिवस किसके लिए है? पशुओं से फैलता है। लेकिन चमगादड़ क्या है? चमगादड़ को पक्षी की श्रेणी में कैटेगराइज किया जाता है, इसलिए यह जूनोसिस की श्रेणी में नहीं आता है। तो जूनोसिस एक बीमारी है जो पशुओं से इंसानों में फैलता है, फिर इंसानों से इंसानों में फैलकर महामारी का रूप ले लेता है। लेकिन इस कैटेगरी में कोरोना नहीं है। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि कोरोना को जूनोसिस की कैटेगरी में रखा गया है या नहीं।
तो यह कोरोना के को जोनोसिस के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। यह आपके रीजनिंग में भी प्रश्न इससे रिलेट करके पूछ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। तो यह जो बीमारी है, यह संक्रामक बीमारी है और महामारी का रूप ले लेती है। और इस बार की विश्व जोनोसिस दिवस की थीम थी लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन। लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन इस बार की जोनोसिस दिवस की थीम थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जोनोसिस डे के बारे में सब कुछ समझा चुका होऊंगा। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देखने के बाद निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने अधिकारियों ने गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाना शुरू कर दिया है। तो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद गिद्धों की संरक्षण योजना बनाना शुरू कर दिया है। सबसे अधिक संख्या में लगभग 75 से 80 गिद्ध, कब कितने गिद्ध, 75 से 80 गिद्ध गलौनी रेंज में देखे गए। उसके बाद मदनपुर और अन्य स्थानों में गिद्धों को देखा गया, जिसके लिए गिद्ध संरक्षण के लिए प्रस्तावित योजना वन्य जीव आवास के एकीकृत विकास को भेजी गई और उसके रिगार्डिंग जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारी थे गिद्धों के संरक्षण के लिए योजना बनाना शुरू कर दिए। तो प्रश्न इससे यह भी पूछ सकता है कि हाल ही में गिद्धों को कहाँ पे देखा गया। तो गिद्धों को आपका देखा गया गलौनी रेंज और मदनपुरा में देखा गया, क्योंकि गिद्ध विलुप्त हो गए प्राणी की श्रेणी में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न में। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण जो 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक आपके गोवा में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 5 जुलाई 2021 को महोत्सव के नियम और पोस्टर जारी किए। यह महोत्सव गोवा सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब यह गोवा में आयोजित किया जाएगा, तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत गोवा के प्रधानमंत्री है। गोवा के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल है। और गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 2 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 1। ये है गई गोवा की स्टैटिक फैक्ट जो कि मैंने आपको बताया। अब बढ़ते अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। आज थोड़ी टाइपिस्ट ने गड़बड़ी कर दी है, जिससे यह क्वेश्चन 2 पेज में हो गए हैं, तो आप इसे मैनेज कर ले होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित दरबार मूव 30 जून 2021 को समाप्त हो चुका। तो आपको बता दें कि जम्मू और श्रीनगर के बीच दरबार मूव कहे जाने वाली राजधानियों को स्थानांतरित करने की द्विवार्षिक परंपरा 30 जून 2021 को समाप्त हो गई। श्रीनगर और जम्मू के राजमार्ग पर ट्रकों में लगभग 100 कागजों वाली फाइलों के ढेर को स्थानांतरित कर राजधानियों को स्थानांतरित करने की 149 वर्ष पुरानी परंपरा को रोक दिया गया। श्रीनगर ने ग्रीष्मकाल राजधानी के रूप में कार्य किया, जबकि जम्मू ने शीतकालीन राजधानी के रूप में कार्य किया। मतलब मैं आपको बताऊं कि दरबार मूव जो परंपरा थी यह क्या थी, यह 149 वर्ष पहले की परंपरा थी। और यह क्या शो करती थी कि जब आपका जम्मू और कश्मीर का कैपिटल जो था वो अलग अलग हो जाता था। जो जम्मू था आपका ग्रीष्मकालीन कैपिटल आपका श्रीनगर था, और जबकि शीतकालीन कैपिटल आपका जम्मू था। तो जितनी भी फाइलों थी वो फाइल को अलग अलग करने का प्रावधान था, मतलब कि इस कैपिटल से उठाकर उस कैपिटल में हर 6 महीने पर ले जाया जाता था। तो उसी प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब इसका हो सके तो एक कैपिटल बनाया जाएगा जो केवल एक कैपिटल रहेगा। हर स्टेट का जैसे एक कैपिटल होता है उसी तरह से एक कैपिटल रहेगा। उसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं उसको आपको बताऊंगा। अब यहाँ जम्मू कश्मीर की बात आई है, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 जुलाई को श्रीनगर में कश्मीर गोल्फ क्लब में गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में खेल पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने के प्रयासों को जारी करना है। इसमें प्रख्यात कोच प्रशिक्षण देंगे और पहले बैच की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी के और भारतीय टीम के कोच अमनदीप जोहल कर रहे हैं।
अब यह जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो कैपिटल तो ग्रीष्मकालीन आपकी श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू है, अभी तो इसी को मानेंगे, लेकिन एक कैपिटल होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और यहाँ पे राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा उसके उपराज्यपाल हैं। यहाँ के अगर इंपॉर्टेंट बांध की बात कर लें तो आपका बगलिहार बांध, जिसे जो कि बना है कहाँ? चिनाब नदी पर, यह जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती बांध, यह भी चिनाब नदी पर बना है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। और उड़ी द्वितीय बांध जो कि झेलम नदी पर बना है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। तो यह जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट बांध है, आप याद कर लीजिए। बगलिहार, दुलहस्ती और उड़ी द्वितीय बांध जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट बांध है। तो फ्रेंड्स ये थे 7 जुलाई के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और 7 जुलाई भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि भारत के महान क्रिकेटर MS धोनी का आज बर्थडे है। उनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने भारत की क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए और भारत को T20 वर्ल्ड कप, जो कि प्रथम वर्ल्ड कप था दुनिया का, उसमें जीत दिलाई। और ODI वर्ल्ड कप, जो कि काफ़ी वर्षों के बाद ODI वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाकर भारत का नाम ऊंचा किया। तो MS धोनी और उनके सारे फैन को उनकी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि कल के करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।